हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक नए हिस्ट्री के चैप्टर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारा लेक्चर मैं कंप्लीट कराऊंगा। पूरा एसएसटी के टॉपिक में ख़त्म करूंगा। एसएसटी टॉपिक के बाद ख़त्म होने के बाद मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट पर मैं आऊँगा। फ़िलहाल मैं चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, जितना भी हो मैं सब कुछ डिटेल बाय डिटेल धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद मैं सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा। उसके बाद मैं टेस्ट भी आप लोग लेते रहूँगा। तैयारी अच्छी चलेगी, आप लोग बने रहना है। फिलहाल में आप लोग लेक्चर सुनिए। देखिए, ये चैप्टर ओल्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 5 में होगा और न्यू वाला में 4। तो चलिए, ध्यान रखना है। हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर की रूपरेखा को आपको समझा देते हैं और इससे पहले आप लोग को कुछ सुझाव देते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग चैप्टर बुक को अपने पास रखना है, सामने रखना है और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा आप लोग को वैसे वैसे पढ़ते जाना है। इससे पहले कम से कम आप लोग इस चैप्टर को 1 या 2 बार ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी किए होंगे तो पहले पढ़ लीजिए या फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करवाऊँगा उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। एक करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि आप लोग चैप्टर में देख रहे हैं, है ना, लिखा हुआ चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि यह इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात कहने वाला औद्योगिकरण, है ना, उद्योगों से रिलेटेड कुछ बातें होने वाली है। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, है ना, यानी औद्योगिकरण का युग, समय, उस समय की बातें हो रही है। एक समय रहा होगा जब उद्योग स्टार्टअप होना शुरू हुआ होगा और शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक उसमें जितनी भी बातें हुई होगी और उसमें जितना भी कुछ बदलाव आया होगा उसमें सब कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा। मैं उसके बाद आपको कुछ और भी समझा दूं कि मैं इस चैप्टर के माध्यम से इसका समरी सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट नोट पॉइंट होंगे, उसको मैं कोशिश करूंगा कि या तो वीडियो में के चलते चलते मैं लिखवा दूं या फिर मैं बाद से नोट डाउन करवा दूं। जब चैप्टर लास्ट में ख़त्म हो जाएगी मैं आपको सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसके अंदर से बाहर से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा एक नई वीडियो में भी है, कोई ना कोई माध्यम से, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल में अभी हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं, समरी को पूरा बढ़िया से समझते हैं। हम मेरा मानना है कि जब हम चीज़ों को समझ लेंगे तो उसमें लिखने में आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका पहला काम क्या है कि आपको एक अच्छा उत्तर लिखना है ना, ताकि आपका जो एग्जामिनर होगा उसको आपके अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। उसके अट्रैक्शन आपका एक बहुत बढ़िया नंबर दिलाएगा, मार्क्स दिलाएगा। तो सबसे पहले इसके पॉइंट को जानना है। अच्छा पॉइंट लिखेंगे, कोट करेंगे तो आप उसको आप में अच्छा नंबर मिलेगा। मैं यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट फिलहाल में करवाते चला जाऊँगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पॉइंट से भी क्या क्वेश्चन आंसर मिलेगी, तो नहीं, पॉइंट से आंसर नहीं मिलेगा, बट वो छोटा छोटा पॉइंट मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन आंसर का निर्माण करेगा और वो आपको मार्क्स ज़रूर दिलाएगा। दूसरी बात, वो छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको मस्ट है कि वो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है इस बात का। एक बात आप लोग के दिमाग में और होगा कि एक क्वेश्चन का प्रकार कैसा होगा, मतलब जो आप पॉइंट लिखवाएंगे वो किस तरह से होगा। मैं रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट मैं लिख दिया हूँ। इस टॉपिक के अंदर से जितना भी पॉइंट बन पाएंगे, है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो हाईलाइटेड करते जाऊँगा या फिर आपको बताते चला जाऊँगा। इस तरह का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का आप लोगों का पॉइंट आपको आप लोग को बनाते जाना चला जाना। द डाउन ऑफ द सेंचुरी वाज पब्लिश्ड बाय एटी पॉल म्यूजिक कंपनी इन 900, है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर मतलब वहाँ पर से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेगा कि डाउन ऑफ द सेंचुरी किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो एटी पॉल नामक कोई कंपनी है, म्यूजिकल कंपनी है। कब किया गया था, तो 1900 ईस्वी में। तो इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछना है। डाउन ऑफ द सेंचुरी क्या है, एक ऐड है, वो एक्चुअली में क्या है, ये तो एक देवी है। कैसी है, तो एक एंजल है, कहने मतलब फरिश्ता है ना।
क्या चीज़ संकेत कर रही है? तो प्रोग्रेस की ओर संकेत कर रही है कि आने वाला जो सेंचुरी यानी शताब्दी होगा, आगे बहुत कुछ प्रोग्रेस से करेगा, है ना। ये सिंबल दिखाता है कि आने वाला टाइमिंग ठीक ठाक रहेगा। एक चक्के पर खड़ी है और इनका विंग है, ऐसा मतलब पंख है। ये कुछ मतलब दिखा रही है आपको, है ना। फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर आपको आने वाला बेस्ट होगा। ओरिएंट के बारे में समझाया गया, मैं आगे मैं समझाऊंगा। फिलहाल में ये रेफरेंस है। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, पहला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको गौर से देखना है चैप्टर को, टॉपिक को देखना है। और जैसा कि फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कोई एक देवी है जो उन खड़ी है और उनके आसपास में बहुत सारे चीज़ें हैं जो बाहर आ रही है। ये एक एक तरफ से अगर देखा जाए तो एक प्रचार है। आप लोग जनरली सभी सारे बच्चे घर में टीवी तो देखते ही होंगे। टीवी में बहुत प्रकार के ऐड आते हैं, साबुन का, टूथपेस्ट का, कपड़े का, सर्फ़ का वगैरह। उस चीज़ को आपको देखने के बाद क्या लगता है? आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना, आकर्षित होते हैं। आपको लगता है कि हाँ, जो प्रचार हो रहा है इसका क्वालिटी बढ़िया होगा, है ना, इसको हमको अप्रोच करना चाहिए, इसको हमको ख़रीदना चाहिए। उस तरह से सबसे पहली बार कोई कंपनी है जो अपना प्रचार करवाता है और उसको, है ना, पब्लिश करता है लोगों के बीच में। वो कंपनी का नाम होता है एटी पॉल, जो इंग्लैंड का है। 19वीं शताब्दी में इस प्रचार होता है। शहर का नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, यह प्रचार के लिए है। यह दिखाना चाहता है कि आगे आने वाला जो युग होगा वो उद्योगों से भरा होगा। क्योंकि जिस समय की बात हो रही है, बात तो यह तो छापा गया है 1900 ईस्वी में, लेकिन यह कहानी बहुत पीछे की है, बहुत पीछे की। यानी समथिंग ले लीजिए तो 70 सेंचुरी 80 सेंचुरी की लगभग बात हो रही है। उस समय की ये बात हो रही है कि आने वाला फ्यूचर इस तरह से बनेगा, डेवलप होगा। यानी लोगों को पहले अवेयरनेस कर देता है कि आप इसकी ओर देखिए, अट्रैक्ट होइए। ठीक है, तो वो कवर अप करना चाहता है। आप समझेंगे लास्ट में आखिरकार बात कहाँ शुरू हो रही है, इंडस्ट्री कहाँ कब लगना शुरू हुआ है। आप धीरे धीरे एक करते पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे तो आपको सारा बात शीशे की तरह साफ हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है और समझते चले जाना है। जैसा कि लिखा हुआ है, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित करती है ना, जिसके कवर पे, है ना, एक मतलब फिगर लगा हुआ है जिसका नाम है डाउन ऑफ द सेंचुरी, है ना। एक तस्वीर है जो एक देवी है, उनके हाथों में झंडा है और वो एक फरिश्ता की तरह है। वो इंडिकेट करती है कि आने वाला फ्यूचर आपका ठीक ठाक होगा। वो एक पहिए पर टिका हुई है और वो भविष्य के बेहतर मतलब माध्यम को इंडिकेट कर रही, समझा रही है। जिनके आजू बाजू देखें तो बहुत कुछ तैर रही है ना। रेलवे है, कैमरा है, मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, कारखाना इत्यादि है। यह सैम्बल है, अर्थात वह इस फिगर के माध्यम से दिखाना चाहता है कि आने वाला आपका फिगर किस प्रकार से होगा, आपका आने वाला फ्यूचर किस प्रकार से होगा, उद्योगों से भरा होगा। यानी फिगर छापा तो गया है 1900 शताब्दी में, लेकिन यह कहानी लगभग 17वीं शताब्दी में है, जब इंडस्ट्री आया ही नहीं था पूरे दुनिया में। इंडस्ट्री का इतना बोलबाला नहीं था, लोग इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे। उद्योग से इतने सारे जो काम होते हैं, हर कुछ डेवलप होता है, हर कुछ बनता है, इतना कुछ नहीं था। लेकिन उस समय के अनुसार यह दिखाया गया था कि आपका आने वाला जो समय होगा, कल होगा, बहुत बेस्ट होने वाला है। इंडस्ट्री में तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होगी आपको। फ़ोटो खींचने की सुविधा होगा, आपको कोई चीज़ बनाने का सुविधा होगा। ये इंडिकेशन है आपका। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो एक आपके पास टर्म लिखा हुआ जिसका नाम है ओरिएंट। ये हिंदी होता है इसका प्राच्य। प्राच्य का मतलब क्या होता है? आमतौर इसका मतलब मध्य एशिया से रिलेटेड है। यानी मध्य एशिया का जो भूभाग है ना, जो वहाँ पर जो देश है, जो पुराने समय से बिलोंग करता है, उसको उसकी ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में आ सके कि, है ना, डिफाइंड प्राच्य 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप लोग को इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द सेंट्री ऑफ द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी यूजुअली रेफरिंग टू द सी, है ना। इसको आपको 1 नंबर में इतना काफ़ी है, ये लिखेगा तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, ये बिल्कुल आपको नोट करते जाना सारी बातें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अगर
दूसरे पेज पर आ जाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग पेज खोल रहे होंगे, पेज पलटते जाएंगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो ठीक है। और वहाँ पर आप जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं आपका वहाँ पर फोकस होना चाहिए, आपको अपना हैंड होना चाहिए, हैंड दिमाग आपके कॉपी पर, और आपका जो कान है हमारे लेक्चर पर होना चाहिए। तो आपको बात समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा रिलेट करें दूसरे पेज पर, तो आप बचपन में या फिर अभी भी एक कहानी पढ़े होंगे, अलादीन, अलादीन का चिराग, है ना। वैसी कुछ कहानी यहाँ पर भी है, जो दो जादूगर है, फिलहाल में अलादीन है और एक जादूगर है। वहाँ पर कहानी कुछ और होती है। यहाँ पर कहानी क्या है कि दो युग को निर्माण करने में है, यानी दो जादूगर मिल करके एक नए युग को निर्माण कर रहा है। दो अलग अलग पर्सन है जो अपने अलग अलग क्षेत्र को डेवलप करने की ओर है। अगर देखा जाए तो अलादीन की बात है तो यह ईस्ट, है ना, यानी पास्ट का प्रतीक है ना, यानी पूरब की ओर है। और एक मैकेनिक है, यानी वही जादूगर है जो पश्चिम और यानी आधुनिकता, मॉडर्न चीज़ को इंडिकेट करता है ना। वो उसको निर्देशित करता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे मकान है ना, बहुत कुछ आविष्कार हो गए हैं, मशीनें हैं, कारखाने हैं, है ना, वाष्पो वाष्प इंजन है, दुनिया में तमाम चीज़ है जो डेवलप की गई है, रेलवे है, हर एक चीज़ यहाँ पर इंडिकेशन है। अगर अगर फिगर में देख रहे हैं, मेन पॉइंट, मेन बातें यही चीज़ है ना, इतना ही देखना है। बाकी सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है, आप एक एक करके जितना मैं बात बोल रहा हूँ उतना आपको ध्यान में देखते जाना है, कोट करते जाना है। बाकी आपको खुद से पढ़ने लायक है, उसको पढ़ना है और उसको पॉइंट बनाना है, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर दिखाया गया है ना। एक एक छवि के इस प्रकार कब है, यानी फ़ोटो कब लिया गया था, तो यहाँ पर याद रखना है। नीचे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है। 26 जनवरी 1901 को इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोई बात समझ में आया होगा। कोई बात अगर आपको चुभ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर देंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसको पूरा समरी समझाते चला जाऊं और बाद में सब क्वेश्चंस और पॉइंट मैं लास्ट में लिखवा दूं। अगर आपका कोई इसमें किसी का अगर मन होगा कि नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ही मैं एक समरी के साथ में नोट पॉइंट लिखवा दे तो चला जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ही करने वाला हूं। जैसा भी आपका मन हो, आप अपना सुझाव ज़रूर देंगे। चलिए, अगर हम तीसरे पेज में आ जाए तो ये आपके पास रहा, है ना, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। इतना सारी बात अपने जो पढ़ा है वो सिर्फ एक टेलर था, ये आपका टेलर था। मेन आपको फिल्म यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। जैसे फिल्म में होता है ना, पहले टेलर आता है, उसके बाद पहले टीजर आता है, टेलर आता है, उसके बाद फिल्म आता है। वहाँ पर फिलहाल में आप टेलर समझ लीजिए, मतलब पूरा समरी को, है ना, एक बातों से समझाने की कोशिश किया गया था। मेन हम स्टार्टिंग से यहाँ से जाएंगे और लास्ट 1900 ईस्वी के बाद तक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ से बात शुरू होता है। यहाँ पर बातें शुरू हो रही है उस समय से जहाँ पर अभी कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है। बहुत सारे जो छोटी मोटी जो मतलब कहने वाला हाथ हाथ से चलाने वाले जो मशीन्स है ना, उसका प्रयोग हो रहा है। उससे बोरियां बन रही है, कपड़े बन रहे हैं, है ना, उसका बोलबाला है। बहुत उन्नत किस्म के उद्योग अभी नहीं आए हैं, है ना। इसी का यहाँ पर नाम दिया गया है, एक टर्म होगा, इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ना। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको हम आप लोग को लिखवाएंगे। ये जिसका नाम है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस बात को बिल्कुल कोट करनी है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये आप लोग को हम क्वेश्चन लिखवाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, इसको नोट करना है आप लोग को, ठीक है। और समझना है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है वह पुरानी मशीनें जिसका उपयोग बहुत पीछे वाले समय में हुआ होते आ रहा था, है ना, जहाँ पर नए दौर नहीं थी, नई नई इंडस्ट्री अभी स्थापित नहीं हुई थी। तो पुराने तरीके से जो कोई भी सामान को बनाने में यूज में लिया जा रहा था, कोई मशीन था, तो उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जिसका हिंदी मतलब होता है आदि औद्योगिकरण, यानी यह बोलो पुरानी चीज़ें, पुरानी मशीनें, ठीक है। ये बात को भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, अगर आगे बढ़ते हैं तो मतलब इसका टर्म ये है कि अगर ध्यान दें हम लोग तो ये लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में उतनी बहुत कुछ डेवलप हो नहीं हुआ था। गाँवों में छोटे मोटे किसान हाथ करके मशीन का यूज करके अपना जीविका चला रहा था।
बड़े बड़े उद्योगपति का भी अभी जन्म नहीं हुआ था। इसका जन्म नहीं हुआ कहने का मतलब ये था कि उतना कुछ डेवलप नहीं हुआ था, लोग आगे आना नहीं चाहते थे। लोगों के अंदर चॉइस था कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ। ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या पड़ेगा, तो आपको बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें तो थी नहीं। कम चीज़ों से काम चलाना पड़ रहा था। जो बिजनेसमैन वो भी उनको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। उनके अंदर प्रतिस्पर्धा थी कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा करूं, लेकिन उनको दिखाने का उनको एक तरीका नहीं मिल रहा था। इसके पीछे बड़ा एक ये भी कारण था कि उद्योग जब भी स्थापित होंगे तो शहर में होंगे। सारे काश्तकार हैं, जितना भी आर्टिसेंट है, जितना भी बुनकर हैं, सब के सब गाँव में हैं। सबको अगर कहा जा रहा है कि चलो बिहार मतलब बाहर तरफ चलो, वहाँ पर जा कर के काम करो, शहर में जाकर काम करो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि बाहर का दौर इन लोग देखे नहीं थे, है ना। ये गांव में रह करके अपने छोटे मोटे काम से वो जितना से उनका जीविका चल रहा था, वो उतना खुश थे। अगर आप फोटो में देख रहे होंगे तो कोई एक व्यक्ति है ना, जो हाथ से कोई मशीन चला रहा है और वहाँ से सूता काट रहा है, सूता से धागे बनाएगा, धागे से कपड़े बनाएगा और उसी को बेच करके अपनी जीविका चला रहा है और इसी में खुश है, आगे कुछ करना नहीं चाह रहा था। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये ना किसानों की जीविका में ना संतुष्टि आएगी, ना कुछ बड़ा कर पाएंगे। और जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ पाएगा। अर्थात ओवरऑल देखा जाए तो, है ना, सबका बेड़ा गर्क है। यानी कुछ तो बड़ा करना है, लेकिन स्थितियाँ कुछ इतनी प्रबल नहीं थी कि कुछ आगे भी सोचा जाए। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगर देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो औद्योगिकरण के विशेष सार को समझाया आता है। अगर नीचे अगर हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म लिखा हुआ है, अगर आप लोग कोट कर पा रहे होंगे तो ठीक है। ये सब बातें लिखा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों बातें अगर आप देख पा रहे होंगे तो नोट भी करते चला जाना साथ में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्पेटलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूता काटने वाले के पास भेज देते थे, और उसे जो धागा मिलता था उससे बुन कर क्या करते थे, उससे कपड़े बना करके, और मतलब जो छोटे मतलब जो मार्चेंट है, कहने मतलब कि व्यापारी उसको बेचते थे, और वो छोटे व्यापारी बड़े बेचारे व्यापारी के पास उसे यूरोप के बाज़ारों में ले जा कर के बेचा करते थे ऊँचे दाम में। इससे सबकी अपनी आजीविका चली हुई रहती थी। लेकिन इससे ओवरऑल कुछ बड़ा बदलाव नहीं होने वाला था। बड़ा बदलाव तो तभी होगा जब क्या होगा, जब आपका होगा द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, यानी आपके कारखानों का उदय होगा, है ना। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। फिलहाल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगभग 17वीं शताब्दी तक कुछ इतना कारखानों की स्थिति में विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में पहली बार 1730 ईस्वी में कारखाने खुले, है ना। हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं थी, बट 17वीं 18वीं शताब्दी तक, है ना, कारखाने वहाँ पर खुले। कारखाने खुलने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपना रोज़गार दिखने लगा वहाँ पे। जो काम लिमिट समय में हो रहा था, कम समय में हो रहा था, सॉरी कहने मतलब कम हो रहा था, अब कारखानों की वजह से बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा होने लग गया। मुख्य रूप से ये कारखाने भी कपास कॉटन के थे, है ना, जिनमें बहुत ही जल्द इसमें बढ़ोतरी भी देखा गया, है ना। एक अनुमान है कि 1760 में जो ब्रिटेन में कपास की ज़रूरत के लिए 25 लाख पाउंड मतलब कच्चे रॉ मटेरियल का कॉटन का यूज होता था, वो महज लगभग 17 साल में ही, सॉरी 27 साल में, 1787 में ही बढ़ करके, है ना, 220 लाख पाउंड तक पहुंच गए। इतना इजाफा देखने के लिए मिला। और फिर क्या था, जब कोई भी चीज़ में अगर मुनाफा दिखा जाएगा तो उसकी धनाधन मार्केटिंग होने लग जाता है ना, उसका डिमांड बढ़ने लगा, है ना। जैसा ही आ गया कारखाने तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलने लग गए, कपड़े बनने लग गए, है ना। जो जो गांव में करने वाले जो काश्तकार थे, आर्टिसेंट थे, उनकी स्थिति ख़राब होने लगी, है ना। उनके काम ठप पड़ने लगे, क्योंकि जो काम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही लेट से एक काश्तकार करके देंगे, वह उद्योग में बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुलभ तरीके से प्राप्त हो रहा था।
तत्पश्चात क्या होगा, तो जो गांव में रहने वाले काश्तकार हैं उनकी तो स्थिति तो खराब होगी। अगर दूसरे बातों में अगर हम ये भी ध्यान दें तो एक यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है जिसको हम लोग कह सकते हैं द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में बदलाव, ये भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर इसको हम लोग समझने वाली बात है। यहाँ पर इस माध्यम से हमें दो बात समझाई जा रही है कि जैसे इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो क्या औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज़ थी कि सब कुछ ठीक ठाक कर ले, या फिर क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग का विकास करना ही था। उसमें जो अधिक से अधिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक ठाक था। क्या ऐसे बातें हैं? तो कुछ यहाँ पर नेगेटिव फैक्ट और बहुत कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। पॉजिटिव फैक्ट क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कुछ तथ्यों से समझेंगे, कुछ बातों से समझेंगे। पहला, यहाँ पर जब टर्म लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग में से थे। तेज़ी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़े उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा स्टील उद्योग आगे निकल गया। 1840 के दशक से इंग्लैंड और 1860 के दशक से उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, जो कि अभी तक इंग्लैंड में है ना वो कपास के तुलना में 2 गुना था। यानी ओवरऑल अगर हम ये देखें तो जैसे ही इंडस्ट्री की स्थापना हुआ है तो बहुत कुछ में बदलाव देखने के लिए मिला है। अब मान लीजिए कि कपास का ही इंडस्ट्री लगाना है, मतलब कॉटन इंडस्ट्री लगाना है। अब कॉटन इंडस्ट्री लगाना तो लकड़ी तो खड़ा नहीं कर देंगे, उसके लिए भाई तो लोहे की ज़रूरत पड़ेगी ना, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब स्टील की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आविष्कार करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए काम करना पड़ेगा तो उसमें इजाफा देखने के लिए मिला। लोगों को लोहे की समझ में आई, अहमियत समझ में आई, लोगों को स्टील की अहमियत समझ में आई। यानी ओवरऑल जो चीज़ अभी तक किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी उसका धीरे धीरे है ना विस्तार होने लगा। लोगों को समझ में आने लगी कि नहीं, ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, ये हमारे लिए ठीक हो सकता है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसमें कुछ हरासमेंट भी देखने के लिए मिला। यानी इंडस्ट्री तो स्थापित हो गए लेकिन उसमें काम करने वाले कुशल मजदूर नहीं थे। तीसरा है कि मान लीजिए कि अगर वहाँ पर जो भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंटिंग नहीं थी। कहने का मतलब है कि प्रॉपर बाज़ार नहीं था ताकि उसको खपत किया जा सके। चौथी बात यह है कि प्रौद्योगिकी आई तो थी लेकिन उतनी विस्तार माध्यम में नहीं आई थी। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो कि सपोज करिए कि वो इंडस्ट्री स्थापित हो गई और सपोज कि कोई माध्यम से उस मतलब उस इंडस्ट्री में कोई भी मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया। अब पार्ट ख़राब हो जाने की वजह से एक बार मशीन बन गई लेकिन उसका दोबारा मशीन वो के पार्ट को बनाने के लिए काम नहीं किया गया, जिसके कारण क्या है, कोई अगर मशीन का पार्ट ख़राब हो गया तो वह पूरी तरह से इंडस्ट्री ठप पड़ जाती थी, जिस कारण वह बहुत लंबे समय तक है ना वहाँ के मालिक, वहाँ का जो बिजनेसमैन जो उसमें पैसा खपत किए हुए वो सोच में पड़ जाते थे कि इसका विकल्प क्या ढूंढा जाए। इसके लिए ज़रूरत था कि इसके जगह पे है ना कोई एक ऐसे मशीन की ज़रूरत पड़े जो काफ़ी कारगर हो, कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, परेशानियां झेलना ना पड़े, या फिर इसके जगह पे हमें क्या किया जाए कि जो मशीनें के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं और इसको दोबारा इसके लिए निर्माण कार्य में लगाया जाए, यानी उसके भी बैकअप उसके पार्ट्स को बनाया जाए। ठीक है। हालांकि सब कुछ सुधारने में स्थितियाँ मतलब थोड़ा कुछ आसान नहीं था, परेशानियाँ तो बहुत कुछ आई है ना, झेलना बहुत कुछ देखा गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय का दौर बदलते गया है ना, 1771, 1785, 1850 के यानी लगभग मिड 19th सेंचुरी तक आते आते कुछ कुछ हद तक इन कारखानों में स्थितियाँ बदलने लगी, यानी सिचुएशन ठीक ठाक होते चले गए। बहुत सारे उद्योगपति अपने यहाँ पर मशीनों में, अपने इंजन में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब इंजन के लिए प्रॉपर कंपनियाँ स्थापित हो रही थी, बहुत कुछ डेवलप किया जा रहा था। उस समय एक ऐसा था कि क्रांति करके आया कि वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ।
आप लोगों को सभी को पता होगा कि वास्प इंजन में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करने वाले तो जेम्स वाट का योगदान रहा था। इसमें ये भी है जो इंग्लैंड में उद्योगों की जर्नी को काफ़ी पूरा करता है, ठीक ठाक करने में अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन ये भी ये तो कारगर होता है, ऐसा नहीं कि कारगर नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो आगे आगे चल के निभाता है, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पेनिंग जेनी। फिलहाल में हम लोग टॉपिक पे आगे आते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसा ही मशीनों के आविष्कार हो जाने से किस प्रकार से मज़दूरों की जो स्थितियाँ में है उसमें परेशानियाँ आती है, क्या उनके हालात पर उसका असर पड़ता है। जो टॉपिक नंबर 2 अगर हम लोग देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ का श्रम और वाष्प इंजन। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा ही उद्योग स्थापित हो जाते हैं, इन लोगों का स्थिति बहुत ख़राब होने लग जाता है। लोग मतलब कहने कोई काम के लायक नहीं होते हैं, है ना। इनको इस बात का पछतावा भी होने लग जाता है कि जिस समय हमको शहरों में बुलाया जाने लगा था, है ना, उस समय हम लोग गए नहीं। फिलहाल में इन लोग जाते हैं, है ना, इनके पास दूसरा कोई काम भी नहीं होता है। यानी ये सारे जो मज़दूर है ना, कुछ कहे अनुसार कुछ अपने मर्ज़ी से यह शहरों की ओर जाते हैं। यानी ब्रिटेन में सबसे पहले वहीं तो इंडस्ट्री लगना स्थापित हुआ था, वहाँ जाते हैं। हालात ये देखा जाता है कि ब्रिटेन में मतलब इतने सारे मज़दूर हो गए थे कि मतलब कि उसका कुछ कह नहीं सकते। यानी मज़दूर को कमी नहीं थी, काम कम था, मज़दूर ज़्यादा था। हम ये नहीं कह सकते काम कम था, काम कम इसलिए था क्योंकि उतनी सारी इंडस्ट्री स्थापित अभी तक नहीं हुए थे, ताकि उतने सारे गए हुए मज़दूरों को काम मिल सके। इंडस्ट्री कम था लेकिन लोग बहुत ज़्यादा चले गए थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह काम को ढूंढने में, है ना, इधर उधर वेट करते थे, बहुत लंबे लंबे समय तक वेट करते थे। अपना कुछ पैसे लेकर के बाहर गए थे ताकि वहाँ पर सेट होकर के अपना जीविका चलाएंगे। लेकिन लंबे समय तक उनको काम नहीं मिलने के कारण वो भी पैसे वगैरह ख़त्म होने लगे, है ना। उनको बहुत सारे तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ी, है ना। बहुत सारे उद्योग श्रमिकों को है ना मांग मौसम मौसम के आधार पर होता था कि मतलब ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में अलग अलग प्रकार के। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थे कि जो मज़दूर ये जो गांव से होकर के गए थे, यह हाथों से चलाने वाले मशीन जानते थे, बहुत कुशल नहीं थे। इनको भी टाइमिंग था कि इनको कोई परमानेंट अगर ट्रेनिंग दे तो शायद वो ऐसा कर पाए, जिस कारण वो बेचारे यहाँ पर वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, है ना। उनकी भूमिका में, उनकी काम में ये अपने अपने आप को ढाल नहीं रहे थे, जो जिनके लिए एक बहुत बड़ी कारण थी, बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि अभी तक इंडस्ट्री बहुत कुछ अचीवमेंट कर चुकी थी। खास करके अगर इंग्लैंड की अगर इंडस्ट्री की बात करा जाए तो, है ना, यहाँ के एक आंकड़े हैं, रिकॉर्ड है कि बाज़ार में अक्सर बहुत प्रकार के चीज़ों की डिज़ाइन बिकती थी, जिसमें उदाहरण है ना, एग्जांपल है कि 19वीं सदी में लगभग ब्रिटेन 500 प्रकार के हथौड़े और 25 तरह की कुल्हाड़ियाँ बना चुकी थी, जो अपने आप के लिए उस समय यंत्र बनाने में काफ़ी मतलब सजग माना जाता है, जिसके कारण बहुत सारे काम आसान हो जा रहे थे। पहाड़े आराम से तोड़े जा रहे थे, पत्थर को आराम से तोड़ा जा रहा था, चीज़ों को आराम से काटा जा रहा था, पिघलाया जा रहा था, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो बात है कि चलो ठीक है, और ये सब तो हो गया आखिरकार। लेकिन वो जो मज़दूर है, वीवर्स है, आर्टिसेंट है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, उनके लिए कुछ काम नहीं। उनका उनका क्या हुआ। तो जैसा कि शुरुआती दौर में जब ये हमने जाना कि जब ये बाज़ार की ओर जाते हैं तो उनको पहले तो काम मिलता नहीं है, बहुत इधर उधर भटकते हैं, गली कूचों में जहाँ तहाँ रहते हैं, है ना। कुछ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कोई वापस घर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ है जो अपने सोच के जाते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर गए हैं तो अगर कुछ काम नहीं करेंगे, वापस गांव में जा कर के भी क्या करेंगे। वो गांव में भी तो वहाँ पर कुछ काम करने लायक उनके लिए है नहीं कि वहाँ पर भी जा कर के कुछ बड़ा कर लेंगे, है ना। ओवरऑल इनकी कंडीशन इस प्रकार से नहीं है कि कुछ बढ़िया कुछ सोच पाए, है ना। तो ये वही है, अपने आप को एक लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। फाइनली धीरे धीरे इनको काम मिलना शुरू हो जाता है ना। ये अभ्यस्त होने लग जाते हैं।
जो चीज़ों को सीखने के लिए और थोड़ा टाइम ले रहे थे, इनको थोड़ा टाइम मिलता है। और उसी समय बोले कि स्पेनिंग जेनी नाम की मशीन बन बन जाती है, जिसके जो आविष्कारक थे जेम्स हर्ग्रीव्स, इन्होंने इस मशीन को 1764 में बनाए थे। याद रखना, ये सब बात बिल्कुल कोट करने वाली है कि जेम्स स्पेनिंग जेनी ने का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हर्ग्रीव्स ने। कब किया था? 1764 ईस्वी में। ये सब बात बिल्कुल आपका एग्जाम में आने वाला है। यहाँ तक कि प्रबल संभावना है कि राइट सम लाइन ऑन स्पेनिंग जेनी एक क्वेश्चन भी बनने वाला है। फिलहाल में मैं या लास्ट में आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है ना। लेक्चर फिलहाल में आराम से सुनिए आप लोग। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार ने जो काश्तकार मजदूर है उनकी स्थिति में बदलाव लाती है, क्योंकि ये इस मशीन को चलाना उनके लिए काफ़ी आसान था, है ना। और बैठ कर के आराम से चलाना था, तो ये अभ्यस्त हो गए और धीरे धीरे इनकी स्थितियाँ सुधरने लगी। जो रैन बसेरों में जहाँ तहाँ गली कूचों में रहने के लिए बेबस थे, है ना, अब इनको काम मिलना शुरू होगा। कंडीशन ठीक ठाक हुई, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ, सब अपने अस्तित्व में आए। उस समय ये स्पिनिंग जेनी को भी बहुत ज़्यादा योगदान निभाया गया, इनको भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। हालांकि ये मशीन है, ये मत सोचिएगा मैं कोई आदमी को बात कर रहा हूँ। आखिरकार मूल्य तो समय का होता है ना, कि किस चीज़ का कौन सा टाइमिंग में कितना यूज हो रहा है। चाहे वो आदमी हो, चाहे मशीन हो, चाहे कोई चीज़ हो, अगर टाइमिंग से कोई चीज़ अगर यूज आ रहा है तो भाई उसका तो वैल्यू होगा ही। उस तरह से उसमें स्पेनिंग जेनी को बहुत सराहा गया। लेकिन इसमें भी कुछ खराबियाँ थी, मतलब जैसे में कोई अगर पार्ट्स अगर ख़राब हो जाए तो थोड़ा बनने के लिए, चेंजिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, या फिर कोई ना के बराबर चेंजिंग होती थी तो प्रॉब्लम आती थी। बट हाँ, है ना, ठीक ठाक था, लोग इसे ज़्यादा संतुष्ट थे। और चूँकि दूसरी ये भी है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट में नहीं था, मतलब आराम से कम प्राइसेस में ये अवेलेबल हो जा रहा था। काम मिलने की बढ़िया रणनीति ये रही कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते लगभग अच्छे हालात देखने के लिए मिलेगा। यानी उस समय के शहर के अनुसार देखा जाए तो लगभग 10% ही लोग ऐसे थे जो गरीबी के हालात में थे। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौर बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, यह आगे पहुंचा करके लगभग 35 से 75% तक पहुंच जाती है। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे सुधरने लग जाती है। लास्ट में फाइनली ये 10% तक रह जाता है। कहा जाता है कि 1880 के दशक के बाद शहरों के निर्माण में गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी, लोगों को नए नए रोजगार हुए, है ना। जो सड़कें पहले सिकुड़े हुए थे, है ना, कुछ डेवलपमेंट नहीं था, जहाँ पर रेलवे नहीं था, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन को बनाए गए, नई रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर बनाए गए, है ना, नदियों को तटबंध को बनाया गया, परिवहन को तेज़ी से किया गया, है ना। यानी इन दौर में, यानी मिड 19th सेंचुरी तक आते आते डेवलपमेंट दोगुने स्तर तक था, है ना। लोग अपने बहुत कुछ अपने काबिल स्तर में था। अगर बात करें तो ये टॉपिक नंबर 3 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। टॉपिक नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो में समझेंगे बहुत जल्द। इसका भी वीडियो आने वाला है और इसी के साथ में इस टॉपिक को लेक्चर ख़त्म होगा। उसके बाद मैं जस्ट उसी के साथ में मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर नोट्स पॉइंट करवा दूंगा। फिलहाल में इसको बने रहें और इसको आप लोग लिखें, याद करें, समझें, बार बार सुने, टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे आप लोग का जितना भी SST का है टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म होगा। कोशिश करेंगे साइंस, इंग्लिश, जितना हमसे हो पाए उतना मैं वीडियो आप लोग के लिए लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल में पूरा हिस्ट्री या पूरा SST तो मैं पहले ख़त्म करूँगा ही, है ना। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। आप लोग बने रहें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।